रात के 2 बजे अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज से मेरी नींद खुल गई। मैं लगभग एक मरे हुए इंसान के लिए दरवाजा खोलने ही वाला था। दरवाजे पर लगातार साफ साफ दस्तक हो रही थी। मैं सतर्क होकर बिस्तर से उठा और अंधेरे कमरे से होते हुए धीरे धीरे मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। मैंने सावधानी से अपनी आंख दरवाजे के पीप होल पर लगाई। बाहर गलियारे की पीली और धुंधली रोशनी में हमारी पड़ोसन लीला आंटी खड़ी थी, लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल खाली थी और चेहरे के भाव बेहद अजीब थे। उनके होंठ एक ऐसी अजीब मुस्कान में ऊपर की तरफ खींचे हुए थे जैसे किसी ने उन्हें स्केल से नापकर बिल्कुल सही आकार दिया हो। आरती, सो रही हो? माफ करना, मैं रात में थोड़ा कुछ बनाने वाली थी, लेकिन घर में चावल हो गए। क्या तुम मुझे थोड़े से चावल दे सकती हो? लीला आंटी की आवाज बेहद अजीब थी। वह उनकी रोज की आवाज से बिल्कुल अलग लग रही थी और उनका बहाना भी बेहद अजीब था। भला रात के 2 बजे कोई चावल उधार लेने के लिए दरवाजा खटखटाता है? मैंने झिझकते हुए अपना हाथ दरवाजे के लॉक रखा, लेकिन तभी मेरी जेब में रखा फोन लगातार कंपन करने लगा। मैंने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया और जल्दी से फोन निकाला। हमारी सोसाइटी के सैकड़ों लोगों वाले ग्रुप में 99 नए मैसेज आए हुए थे। पहला मैसेज देकर ही मेरे होश उड़ गए। दरवाजा मत खोलना, किसी भी हालत में दरवाजा मत खोलना। मैंने अभी पीप होल से देखा है, बाहर सच में लीला आंटी ही खड़ी है, लेकिन वह लगातार मुस्कुरा रही है। बहुत डरावना लग रहा है। एक और मैसेज आया, सब लोग शांत रहो, बिल्कुल आवाज मत करना, याद रखना दरवाजा मत खोलना, और सबसे जरूरी बात, उसे कोई जवाब मत देना, किसी भी हालत में जवाब मत देना। मैं पूरी तरह उलझ गई। सीमा आंटी, क्या आपको पूरा यकीन है इतनी रात को ग्रुप में इतने सारे लोग आखिर क्या कर रहे थे और लीला आंटी के साथ आखिर हो क्या रहा था? एक पड़ोसी ने लिखा, हाय दें, रात में दरवाजा खटखटाना जरूर अजीब है, लेकिन वह सिर्फ थोड़े से चावल ही तो मांग रही है, इतना डरने की क्या बात है? क्या ऐसा हो सकता है कि लीला आंटी ने पूरी बिल्डिंग के हर घर का दरवाजा खटखटाया हो? मैं अभी इन सवालों का जवाब पूछ ही पाती कि तभी ग्रुप में आया अगला मैसेज मेरे सामने बिजली की तरह गिरा। बिल्कुल पका है, इसमें कोई शक नहीं। मेरे पति अस्पताल में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं। कल रात लीला आंटी को अचानक हार्ट अटैक आया था। उन्हें बचाने की कोशिश मेरे पति ने खुद की थी, लेकिन उनकी उसी रात मौत हो गई। मैं कुछ पल तक उस मैसेज को देखती रह गई। तो फिर अभी मेरे घर के बाहर दरवाजा खटखटाने वाली कौन है? हे भगवान, रात के 2 बजे ऐसी बातें करके मुझे मत डराओ। क्या हमें तुरंत पुलिस को खबर करनी चाहिए? लीला आंटी की कल रात ही मौत हो चुकी थी। तो फिर इस वक्त मेरे दरवाजे के ठीक दूसरी तरफ कौन खड़ा था? उसका वह अकड़ा हुआ चेहरा, वह भावहीन मुस्कान। इंसान के चेहरे पर ऐसे भाव हो ही नहीं सकते थे। कहीं सच में मेरे पूरे शरीर में अचानक ठंडा पसीना छूटने लगा। मैंने अविश्वास से दोबारा पीप होल की तरफ देखा। लीला आंटी अभी भी वहीं खड़ी थी। उनकी मुद्रा में जरा भी बदलाव नहीं आया था। वो बिल्कुल एक मोम की मूर्ति की तरह स्थिर खड़ी थी। उनके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। फिर बाहर से उनकी आवाज आई, आरती, दरवाजा खोल दो, मुझे बस थोड़े से चावल चाहिए। मैं अचानक कई कदम पीछे हट गई। मेरी पीठ दीवार से जा टकराई। ठक ठक ठक, दरवाजे पर फिर से दस्तक होने लगी। मुझे ग्रुप में पड़ोसियों की कही बात याद आ गई, किसी भी हालत में जवाब मत देना। मैंने तुरंत अपना हाथ अपने मुंह पर कस कर लिया, लेकिन बाहर दरवाजा खटखटाने की आवाज रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं जमीन पर सिकुड़ कर बैठ गई और खुद को शांत रखने की कोशिश करने लगी। कुछ देर तक फोन इस्तेमाल न करने की वजह से उसकी स्क्रीन भी बंद हो गई, लेकिन अभी अभी ग्रुप में पड़े हुए शब्द मेरे दिमाग में गहराई से छप चुके थे। लीला आंटी मर चुकी है। दरवाजे के बाहर जो खड़ा है वह इंसान नहीं है और मैं अभी अभी उसका दरवाजा खोलने वाली थी। मैंने फोन को साइलेंट कर दिया और बेहद धीरे धीरे उठने की कोशिश की, लेकिन मेरी सावधानी का बाहर खड़े उस चीज पर जरा भी असर नहीं हुआ। दरवाजे पर हर बार 3 बार दस्तक होती, फिर 3 सेकंड की खामोशी और उसके बाद उसी ताकत से फिर 3 दस्तक, ठक ठक 3 सेकंड की खामोशी, फिर वही ठक ठक। ये सिलसिला लगातार चलता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर खड़े उस इंसान को अंदर की किसी भी चीज की कोई परवाह ही नहीं थी। वह बस बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, मुझे थोड़े से चावल दे दो। लेकिन इस बात को बार बार दोहराना ही सबसे डरावना था। उस आवाज में कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं था। मैंने एक बार फिर बेहद सावधानी से पीप होल के पास जाकर बाहर देखने की कोशिश की। लीला आंटी अभी भी वहीं खड़ी थी। उनकी मुद्रा बिल्कुल नहीं बदली थी। सिर्फ पीप होल के विकृत शीशे से उनकी वह कठोर मुस्कान और भी डरावनी दिखाई दे रही थी। तभी मेरे दिमाग में अचानक एक ख्याल आया, क्या वह मुझे देख रही है? क्या वह लगातार पीप होल के जरिए मुझे देख रही है? ये सोचते ही मैंने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। मैंने दोबारा बाहर देखने की हिम्मत नहीं की। मैं दरवाजे के नीचे ही सिकुड़ कर बैठ गई और जल्दी से सोसाइटी के ग्रुप में मैसेज आ गया। आखिर हो क्या रहा है? लीला आंटी अभी मेरे घर के बाहर खड़ी है। मैसेज भेजते ही तुरंत जवाब आ गया, आरती, किसी भी हालत में दरवाजा मत खोलना। मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि लीला आंटी अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे पति ने खुद उनका डेथ सर्टिफिकेट बनाया था। फिर एक और मैसेज आया, आज रात ठीक 12 बजे से अब तक हम में से कई लोगों के घरों के दरवाजे खटखटाए जा चुके हैं। रुकना भाई, हिम्मत मत हारना। अभी अभी वह मेरे घर का दरवाजा भी खटखटा कर गया है। करीब आधे घंटे से भी ज्यादा समय तक वह लगातार दरवाजा खटखटाता रहा। मैंने किसी भी तरह उसे कोई जवाब नहीं दिया और आखिरकार वह खुद ही वहां से चला गया। बेटा, तुम भी थोड़ी देर और हिम्मत रखो, मैंने पुलिस को सूचना दे दी है, वे लोग जल्द ही पहुंचने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करो, दरवाजा अच्छी तरह लॉक करके रखो, कोई आवाज मत करो और घबराओ मत। सबसे जरूरी बात, उसे किसी भी तरह उकसाने की कोशिश मत करना। दूसरे पड़ोसियों के मुताबिक अगर उसे अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता है तो कुछ समय बाद वह खुद ही चला जाता है, लेकिन तुम्हें यह जरूर सुनिश्चित करना होगा कि दरवाजे और खिड़कियां अंदर से अच्छी तरह लॉक हो। वह खुद चला जाएगा। हालांकि दरवाजे पर दस्तक अभी भी जारी थी, लेकिन यह मैसेज पढ़ते ही मुझे ऐसा लगा जैसे अंधेरे में अचानक उम्मीद की एक किरण दिखाई दे गई हो। समय एक एक सेकंड करके गुजर रहा था, लेकिन उस वक्त हर सेकंड कई मिनटों के बराबर लग रहा था। 5 मिनट, 10 मिनट, आखिरकार दरवाजा खटखटाने की आवाज धीरे धीरे कम होने लगी। उसके दस्तक देने की ताकत भी पहले से कमजोर हो गई थी और फिर अचानक दरवाजे पर दस्तक पूरी तरह बंद हो गई। बाहर एकदम सन्नाटा छा गया। मैंने अपनी हर हरकत को बेहद धीमा कर दिया और सावधानी से कान दरवाजे पर लगा दिया। न कदमों की आवाज, न सांस लेने की आवाज, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह अचानक हवा में ही गायब हो गया हो। मैं करीब 2 मिनट तक उसी तरह खड़ा रहा। बाहर अब भी कोई आवाज नहीं थी। मैंने सोचा कि शायद वह सच में चला गया है। इतने बड़े डर से बच निकलने के बाद मेरे शरीर में जैसे सारी ताकत खत्म हो गई थी। मैं जोर जोर से सांस लेने लगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरा पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग चुका था। मैंने फोन उठाया और ग्रुप में सबको बताने ही वाला था कि वह चला गया है, लेकिन तभी दरवाजे के बाहर से एक बेहद हल्की और अजीब सी चिपचिपी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई गाढ़ी चीज दरवाजे के बाहर रखे मैट पर टपक रही हो। इसके तुरंत बाद एक बेहद अजीब गंध धीरे धीरे दरवाजे के नीचे की दरार से अंदर आने लगी। वह गंध इतनी अजीब थी कि उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे
जैसे कोई चीज सड़ रही हो। उसके साथ एक तेज फॉर्मेलिन जैसी गंध भी मिली हुई थी। मैं घबराकर तुरंत पीप होल से बाहर देखने लगा, लेकिन बाहर पूरा अंधेरा था, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन वह गंध वह बिल्कुल असली थी। तभी मेरे दिमाग में एक भयानक ख्याल आया, रुको, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर का गलियारा खाली है ही नहीं, हो सकता है कि वह गई ही ना हो। इतने बड़े शरीर के हिलने पर गलियारे की सेंसर लाइट जरूर जलती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो क्या लीला आंटी सच में वहां से गई ही नहीं थी? क्या वह उसी डरावनी अकड़ी हुई मुस्कान के साथ इस पतले से दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ी थी और मुझे देख रही थी? अगर हमारे बीच यह दरवाजा न होता तो शायद इस वक्त हम दोनों की नाक एक दूसरे से लगी होती। मैंने डरते हुए फोन उठाया और ग्रुप में मैसेज भेज दिया, वह चली गई है। लेकिन मैंने किसी को उस अजीब आवाज या सड़ने जैसी गंध के बारे में कुछ नहीं बताया। मैं ऐसा करके उसकी असली जगह का पता लगाना चाहता था। मैसेज भेजते ही जवाब आने लगे, चली गई तो ठीक है, भगवान का शुक्र है, अच्छा हुआ चली गई। मैं तो डर के मारे बेहोश होने वाला था। ग्रुप में मौजूद लोग भी राहत महसूस करने लगे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। अचानक एक मैसेज आया, वह अभी मेरे घर के बाहर है। फिर दूसरे लोगों के मैसेज आने लगे, हे भगवान, वह पूरी बिल्डिंग में एक एक घर का दरवाजा खटखटा रही है। सब लोग शांत रहो, आवाज मत करना, किसी भी हालत में दरवाजा मत खोलना। पड़ोसियों की बात मानकर अगर हम कोई जवाब न दें और कोई आवाज न करें तो क्या सच में हम इससे बच सकते हैं? लेकिन अगर ऐसा ही है तो फिर मेरे दरवाजे के बाहर से आने वाली सड़ने की वह गंध अभी तक खत्म क्यों नहीं हुई? मेरे दरवाजे के बाहर अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ऊपर वाली मंजिल पर रहने वाले एक पड़ोसी ने बताया कि अभी अभी उसके दरवाजे पर भी दस्तक हुई थी। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी, मेरे मन में शक पैदा होने लगा और तभी मेरे दिमाग में एक बेहद डरावना ख्याल आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बिल्डिंग में लीला आंटी जैसी सिर्फ एक ही चीज नहीं है? एक पड़ोसी ने ग्रुप में लिखा, अभी अभी वह मेरे दरवाजे के बाहर से गई है, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा। दस्तक की आवाज के अलावा क्या तुम लोगों ने कोई और आवाज सुनी? ऐसा लग रहा था जैसे बाहर बहुत सारे लोग चल रहे हो। एक और पड़ोसी ने पूछा, कौन सी आवाज? मेरे यहाँ तो वह अभी अभी गई है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये पढ़कर मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई, क्योंकि अगर लीला आंटी सच में मेरे दरवाजे से चली गई थी तो इतनी कम समय में वह दूसरी 3 मंजिलों के घरों तक जाकर दरवाजे कैसे खटखटा सकती थी? एक इंसान इतनी तेजी से कहीं नहीं पहुंच सका। और तभी मेरे दिमाग में वह डरावनी सच्चाई धीरे धीरे साफ होने लगी। इस बिल्डिंग में लीला आंटी जैसी सिर्फ एक नहीं है। मैंने अपनी सांस रोक ली और कान को ठंडे दरवाजे से कसकर लगा दिया। पहली नजर में बाहर बिल्कुल शांति थी, लेकिन अगर ध्यान से सुनो तो दरवाजे के दूसरी तरफ से कई तरह की मिलीजुली आवाजें आ रही थी। वह सिर्फ एक व्यक्ति के कदमों की आवाज नहीं थी, आवाज बेहद धीमी और टूटी फूटी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई पैर जमीन पर घिसटते हुए चल रहे हो, जैसे लाशों से लिपटे हुए पैर फर्श पर घसीटे जा रहे हो। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन वह सच में वहाँ मौजूद थी। मैंने तुरंत सोसाइटी के ग्रुप में सभी को टैग करते हुए लिखा, सब लोग सावधान रहो, शायद वहाँ सिर्फ एक नहीं है। मेरे दरवाजे के बाहर अभी भी कुछ हलचल हो रही है, मुझे लगता है वह अभी तक गई नहीं है। मेरा मैसेज ग्रुप में गिरते ही जैसे बिजली की तरह फैल गया। कुछ सेकंड के लिए पूरे ग्रुप में अचानक सन्नाटा छा गया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपनी पत्नी को लिविंग रूम में चलते हुए देखा, लेकिन वह तो बेडरूम में सो रही है। क्या मेरी आंखों को धोखा हो रहा है? फिर किसी ने सभी को टैग करते हुए लिखा, सब लोग सावधान हो जाओ, मामला बिगड़ रहा है। मेरा रूममेट अभी दरवाजा खटखटाने की आवाज से जाग गया था। वह नींद में दरवाजा खोलने जा रहा था। मैंने किसी तरह उसे रोक लिया, लेकिन अब उसकी हालत ठीक नहीं लग रही। वह कुछ भी नहीं बोल रहा, बस लगातार दरवाजे को घूरे जा रहा है। ग्रुप के मैसेज साफ बता रहे थे कि हालात अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके थे और मेरे दिमाग में एक डरावना अनुमान पैदा हुआ। शुरुआत में सिर्फ दरवाजे पर दस्तक हुई, फिर बाहर से अजीब और धीमी कदमों की आवाजें आने लगी और अब बिल्डिंग के अंदर रहने वाले लोग भी अजीब व्यवहार करने लगे थे। वह दस्तक जैसे किसी बीमारी की शुरुआत थी जो धीरे धीरे सामान्य लोगों के बीच फैल रही थी, लेकिन इसे संक्रमण कहना भी शायद सही नहीं था। ये तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसानों की जगह किसी और चीज को उनके शरीर में ला रहा हो। मैं ग्रुप के मैसेज को घूरता रहा। लोगों का डर अब बांध टूटने के बाद आई बाढ़ की तरह फैल चुका था। कोई घबराकर गलत सलत शब्दों में मैसेज लिख रहा था। किसी ने लंबा वॉइस मैसेज भेजा जिसमें उसकी आवाज कांप रही थी और वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। कुछ लोग लगातार पुलिस और सोसाइटी के सुरक्षा गार्डों को टैग करके पूछ रहे थे, वे लोग अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? तभी एक मैसेज आया, सब लोग शांत रहो, किसी बंद कमरे के अंदर रहो, दरवाजे और खिड़कियों से दूर रहो और मदद का इंतजार करो। बाहर खड़े किसी भी संदिग्ध व्यक्ति से बात करने या संपर्क करने की कोशिश मत करना। मदद। पहली बार मुझे इस शब्द से ही डर लगने लगा, क्योंकि अगर अभी अभी वर्मा अंकल और राहुल के साथ जो हुआ वह सच था तो यह डरावनी चीज शायद मरे हुए लोगों से निकलकर हमारे आसपास के जिंदा लोगों तक भी पहुंच रही थी। ऐसे में अगर पुलिस या बचाव दल अंदर आता भी है तो क्या वह भी सुरक्षित रह पाएगा? मैंने आगे सोचना बंद कर दिया, क्योंकि अगर यह सच था तो जिस घर को हम अब तक अपनी सबसे सुरक्षित जगह समझ रहे थे वही घर अब चारों तरफ से खतरे में घिर चुका था। तभी राहुल का एक और वॉइस मैसेज आया। उसकी आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। मुझे शायद पता चल गया है कि ये लोग दूसरों को कैसे संक्रमित कर रहे हैं। इनसे बिल्कुल बात मत करना। ऐसा लगता है कि बातचीत के जरिए भी ये संक्रमण फैला सकते हैं और इनके शरीर से निकलने वाले किसी भी चिपचिपे तरल पदार्थ के संपर्क में मत आना। इनके सड़ते हुए शरीर से निकलने वाली हवा को भी सांस के साथ अंदर मत जाने देना। शायद यही इनके फैलने के तरीके हैं। ये सुनते ही मैं तुरंत अंदर वाले कमरे में भागा। मैंने एक एक करके सभी खिड़कियों के लॉक चेक किए, फिर मोटे पर्दे पूरी तरह खींच दिए ताकि बाहर की उस बर्बाद होती दुनिया से जितना संभव हो सके खुद को अलग रख सकूं। इसके बाद मैं वापस लिविंग रूम के बीचों बीच आकर बैठ गया। मैंने खुद को दरवाजे, खिड़कियों और बाहर जाने वाले हर रास्ते से दूर कर लिया। सब कुछ करने के बाद मुझे पहली बार थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन तभी मेरे फोन पर अचानक व्हाट्सएप की प्राइवेट चैट का एक नया मैसेज आया। मैसेज भेजने वाली थी मेरी पत्नी नेहा। मैं सोसाइटी पहुंचने वाली हूँ, लेकिन पार्किंग की लिफ्ट बंद है क्या? मैं कितनी भी बार बटन दबा रही हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा। मैं सन्न रह गया। आज रात नेहा की नाइट ड्यूटी थी। उसे बिल्डिंग में चल रही किसी भी घटना के बारे में कुछ पता नहीं था। अगर उसका सामना लीला आंटी से हो गया तो सब खत्म हो सकता। ये सोचते ही मैंने तुरंत नेहा को फोन मिलाया। पहली बार मुझे लगा कि फोन की कॉल कनेक्ट होने का इंतजार इतना लंबा भी हो सकता है। फिर उसकी आवाज आई, हेलो, मैं नीचे पहुंचने वाली हूँ, कुछ अजीब लग रहा है, नीचे का गेट बहुत दूर लग रहा है। मैंने घबरा कर तुरंत कहा, अंदर मत आना, तुरंत वहां से निकल जाओ, सोसाइटी से बाहर चली जाओ। मेरी घबराई हुई आवाज सुनकर नेहा भी डर गई, लेकिन मेरे पास सोचने का समय नहीं था। मैंने बहुत तेजी से बोलना शुरू किया, बिल्डिंग के अंदर राक्षस हैं। मरी हुई लीला आंटी घर घर जाकर
आकर दरवाजे खटखटा रही है और भी न जाने कितनी डरावनी चीजें यहाँ घूम रही हैं। तुम तुरंत भागो, नेहा घबरा कर बोली। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे मत डराओ, तुम ठीक हो, घबराओ मत। लेकिन उसकी बात अचानक बीच में ही रुक गई। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक तेज सरसराहट और शोर सुनाई दिया, जैसे सिग्नल में कोई गड़बड़ी हो गई हो। और अगले ही पल फोन पर एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिसे मैं पहचानता था। वही